जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग मिशन बोर्ड परीक्षा 2025 में लगे हुए हैं। आप लोगों की परीक्षा हाई है, आप लोग तो जग ही रहे हैं, आप लोगों की नींदें हराम ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम और हमारी टीम भी पूरी रात आप लोगों को एक क्लास डिलीवर करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। अगर आप लोग हम लोगों का मेहनत का थोड़ा सा भी कद्र है तो इसको आप आगे बढ़ाइए। कहा गया है, सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। सफल इंसान को ही ये दुनिया पहचानती है और खोजती है। जो जिंदगी में सफल नहीं होते हैं उनको केवल और केवल ताने ही सुनने पड़ते हैं। इसलिए अपने इस अमूल्य समय को अपने आप को समर्पित कर दीजिए पढ़ाई के प्रति। आज हम लोग मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के 2 क्लासेस आपको मिलेंगे और 2 क्लासों में गारंटी है कि इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। बाहर से अगर वास्तविक संख्या से प्रश्न आएगा तो नोट कर लीजिएगा, इन्हीं दोनों क्लासों में से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्लास हमारा है कॉन्सेप्चुअल क्लास। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी इसमें लास्ट में लगा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे भी। हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए यहां से भी प्रश्न बनते हैं बोर्ड परीक्षा में। जैसे जो टॉपिक हमारे सामने दिख रही है हेडिंग, इसको मैं क्लियर करूंगा और यहां से प्रश्न भी मिलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जैसे संख्याओं को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है वास्तविक संख्याएं और एक है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या उसे कहते हैं अगर किसी संख्या का हम वर्ग कर दें और वर्ग अगर प्लस में आ रहा है, धन में आ रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या आपकी क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब ये हुआ, वास्तविक संख्या कि यदि किसी संख्या का वर्ग अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें, यदि हम किसी संख्या का क्या करें? वर्ग करें, और वर्ग अगर प्लस में आ रहा है, वर्ग किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या हमारी वास्तविक संख्या है। जैसे √2 लिखा है, अब √2 का वर्ग करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा +2, या -3 लिखा है, वर्ग करेंगे तो +9 हो जाएगा। -√2 लिखा है, इसका वर्ग करेंगे तो +2 हो जाएगा। माइनस का वर्ग प्लस होता है ना? तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या में क्या होगा? वास्तविक संख्या में √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, 1 2 3, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? -1 -2 -3, ये सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। अब हम बात करेंगे काल्पनिक संख्या की। तो वास्तविक संख्या की डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर वो धनात्मक प्राप्त होती है तो वो संख्या वास्तविक है। अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर वो संख्या काल्पनिक मतलब ऋण प्राप्त हो जाए तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे इसका अगर स्क्वायर करें तो रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट से रूट कैंसिल, रूट जो स्क्वायर रूट जो होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3। या √-4 लिखा है, इसका वर्ग करें तो क्या हो जाएगा? -4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्गमूल के अंदर ऋण आ जाए, यदि वर्गमूल के अंदर क्या आ जाए? ऋण आ जाए, तो इसका मतलब वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी।
काल्पनिक संख्याओं को अभी हम इस स्तर पर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे अंडर रूट -3 हो गया, अंडर रूट -4 हो गया, ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं। और काल्पनिक संख्या को हम आई से लिखते हैं और आई बराबर होता है अंडर रूट -1 अयोटा। ये आपके स्तर पर नहीं है, हमको वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या में एक परिमेय रेशनल नंबर और एक अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सके। P और Q आपके पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, परंतु Q का मान शून्य ना हो, Q इज नॉट इक्वल 0, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सके। P और Q पूर्णांक हो लेकिन Q का मान शून्य ना हो, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया 2/3, 5/4, -3/2, -7/-8, 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। देखो हर 0 ना हो, अंश बटा हर के रूप में लिखे, लेकिन हर 0 ना हो, हर शून्य ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक आपका हिस्सा हो जाता है पूर्णांक और एक हो जाता है भिन्न। पूर्णांक मतलब होता है जो पूरा पूरा हो, मतलब जिसको विभाजित ना किया गया हो। जैसे 1 सेब है ये पूर्णांक है, 2 सेब है पूर्णांक है, लेकिन 1.5 सेब हो गया, आधा सेब हो गया, ये गैर पूर्णांक है, जिसको हम अपूर्णांक कहते हैं, नॉन इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, है ना। पूर्णांक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक आपका धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक को हम जेड से डिनोट करते हैं। धन पूर्णांक हो जाएगा आपका क्या, धन पूर्णांक हो जाएगा धन पूर्णांक आपका हो जाएगा जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा धन पूर्णांक है। इसी को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं, प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्या जिसके द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं उसको प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। तो धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और धन ही पूर्णांक के आगे हम ऋण लगा दें तो उसको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। और एक आपका शून्य पूर्णांक है। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अब है भिन्न। भिन्न मतलब जैसे कोई वस्तु है, अब किसी वस्तु को हम कई हिस्सों में डिवाइड कर दें और उसमें से कोई हिस्सा ले लें तो उसको हम भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास वस्तु एक है, अब उस एक वस्तु को हमने 5 हिस्से में डिवाइड कर दिया और उसका 2 भाग हमने ले लिया तो 2/5 हो गया, 1 भाग ले लिया तो 1/5 हो गया, 3 भाग ले लिया तो 3/5 हो गया। अब अधिकतम आप कितने भाग ले सकते हैं, 5/5 हो जाएगा, है ना। तो हम इन सब बिंदुओं पर हमको चर्चा नहीं करनी है, ये सब अलग क्षेत्र है, हम केवल बोर्ड लेवल पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, वो अपरिमेय कहलाएगी। जैसे √2, √3, √5, 7√2। और पाई भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन 22/7, इस बात का ध्यान रखेंगे, 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां से हमको पॉइंट प्राप्त हुआ कि पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या। इस बात को हम बिल्कुल नोट रखेंगे, याद रखेंगे कि पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 कैसी संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, बढ़िया प्रश्न है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब संख्याओं में हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाज्य और अभाज्य। भाज्य किसे कहते हैं, मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कटे, 1 से विभाजित हो, 1 से भाग चला जाए, स्वयं से भाग चला जाए और इसके अलावा भी किसी से भाग चला जाए, इसके अलावा भी वो विभाजित हो जाए, इसके अलावा वो विभाजित हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं,
भाज्य कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। मतलब भाज्य के जो कम से कम गुणनखंड होते हैं, कम से कम गुणनखंडों की संख्या होती, कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, कम से कम 3 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा निर्धारित नहीं है, 3 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, है ना। मतलब कोई संख्या 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और इसके अलावा भी किसी से विभाजित हो जाए तो उसको हम भाज्य कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। और अभाज्य संख्या मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। अब कौन कौन, एक तो एक तो सभी का गुणनखंड होता है, एक सभी को विभाजित करता है, केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं। मतलब कोई संख्या या तो 1 से कटे और या फिर स्वयं से कटे, उसको हम अभाज्य कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, इसमें देख लीजिए, अभाज्य संख्याओं के बारे में ये पूछा जाता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब 2 संख्याओं से विभाजित हो, 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, 2 प्राइम फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक स्वयं, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या भी 2 है ना। एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अच्छा, सबसे छोटी ऋणेतर, सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य संख्या, ऋणेतर मतलब ऋण के अलावा, धन में अगर स्टार्ट करेंगे, धन में अगर हम संख्या तो 1 से स्टार्ट होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता है। तो अब एक जो है वो अभाज्य की परिभाषा को फॉलो नहीं करता है। अभाज्य किसे कहते हैं, जिसके 2 गुणनखंड हो। तो 1 अगर है तो 1 के तो केवल 1 ही गुणनखंड है, 1, है ना। तो ये अभाज्य की परिभाषा को फॉलो नहीं करता है, तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब हम स्टार्ट करेंगे 2। अब 2 के 2 गुणनखंड है, एक तो ये 1 से कट रहा है और एक फिर 2 से कट रहा है। क्यों, 3 भी अभाज्य संख्या है, या तो 1 से कट रहा है या तो 3 से कट रहा है। फिर 4 आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, 4 क्या होगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो अगर अभाज्य की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से। ऋणेतर अभाज्य संख्या सबसे छोटी वो कहां है, 2 है। अब सम अभाज्य संख्या, एक ही ऐसी संख्या 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम आगे हम बताएंगे, सम ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, उसको इवन नंबर्स बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक फिर स्वयं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य संख्या 2। ठीक है। अब हम देखेंगे, अब है अंक गणित का आधारभूत परिमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे 6 भाज्य संख्या है तो इस भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया गया ना। अब 2 क्या है, अभाज्य संख्या। 3 क्या है, अभाज्य संख्या। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ रहे हैं। ऐसे मान लीजिए आपका क्या है, 7 8 8 पर बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8,
तो इस 8 को हमने क्या लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ऐसे हमने मतलब 4 है तो 4 को हमने क्या लिख दिया, 2 गुणे 2। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि गुणा ऐसे खंड जिनका गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए, उसको गुणनखंड कहते हैं। ठीक है। फिर है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली, घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित का आधारभूत परिमेय कहलाती है। जैसे मान लो 12 है, अब 12 को हम लिख देंगे 2 दूनी 4 3 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3। तो यही अंकगणित का आधारभूत परिमेय हो गया। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों में, ये अभाज्य संख्या 2 है ना, 2 की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है, तो उसको क्या कहते हैं, अंकगणित का आधारभूत परिमेय। तो ये 2 बातें, ये तो हम बहुत बेसिक से चीजें हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित का आधारभूत परिमेय कहलाती है। एक पॉइंट छूट रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या मतलब ये होती है ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जो एक दूसरे, मतलब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड विभाजित करने वाला ना हो, या हम कह सकते हैं ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो। मासा हम आगे बात करेंगे, मासा लासा चैप्टर ही है। ठीक है। तो जैसे मान लो लिख दिया गया, हमने क्या लिख दिया 3 और 5। अब ये 1 के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगी, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। जैसे मान लो लिख दिया हमने 7 और 15, तो ये क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। मतलब ऐसे 2 संख्याओं का युग्म, ऐसे 2 संख्याओं का युग्म जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। सहअभाज्य संख्या मतलब ऐसी 2 संख्या जिनका मासा 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे। नेक्स्ट देखेंगे। तो ये बातें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। समअभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य संख्या 2 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बात करेंगे सम और विषम, ये इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। हम आगे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाएंगे तब क्लियर होगा कि हाँ कौन कौन सवाल पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में, कौन संभावना है। सम संख्या, सम संख्या मतलब होती ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको हम सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं, सम। से 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, उसको हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। इसकी इंग्लिश होती है इवन, इसका होता है ऑड। अब जैसे 1 3 5 7 ऐसे डॉट डॉट। देखिए एक विषम है लेकिन एक अभाज्य नहीं है, एक भाज्य भी नहीं है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, लेकिन विषम में है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो लग रहा है कि आसान है, लेकिन जब यही सवाल परीक्षा में आ जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, तब ज्यादा चांस होता है कि गलत हो जाए। इस वजह से ध्यान रखिएगा, एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, लेकिन एक विषम में है। ठीक है। तो 2 4 6 8 मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उनको हम विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7 ये सब विषम संख्या है। अच्छा, एक चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर Q कोई पूर्णांक है या N कोई पूर्णांक है तो सम का रूप होता है 2n। Q अगर पूर्णांक है तो सम का रूप होगा 2Q। P अगर कोई पूर्णांक है तो सम का रूप होगा 2P। अगर N का मान कोई पूर्णांक संख्या रखे 1 2 3 4 5 तो सम ही प्राप्त होगा, है ना इसमें।
और विषम का रूप होता है अगर n कोई प्राकृतिक संख्या n कोई पूर्णांक है तो 2n+1। अब इसमें n का मान या 2n-1 भी हो सकता है। अगर q कोई पूर्णांक है तो 2q+1 या 2q-1 हो सकता है। तो ये विषम के रूप हैं, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सम और विषम। फिर है लासा मासा। लासा किसे कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं ली जाए 4 और मान लो लिया गया 6, है ना। तो अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ें, 4 का टेबल पढ़ें, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो, 4 छक 24 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 नवाई 36 हो जाएगा, 4 दहन 40। ऐसे अगर 6 का देखें तो 6 12, 6 तेरे 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 का हक 36, 6 सत्ते 42। ऐसे हम देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं कहां कहां मिल रही हैं? 24 पर मिल रही हैं, है ना। 4 और 6 के जो मल्टीपल हैं वो 24 पर मिल रहे हैं और 36 पर मिल रहे हैं, और आगे भी मिलेंगे, है ना। लेकिन इसमें लोवेस्ट कौन है, इस विषय पर हमको ध्यान रखना है। तो लोवेस्ट मल्टीपल हम देखेंगे तो लोवेस्ट मल्टीपल हो जाएगा 24। तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। मतलब लघुत्तम समापवर्तक लासा वो संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। अब 4 और 6 हमारे पास, हमने एग्जांपल लिया था कि 4 और 2 6 जो है, अब इसमें तमाम सारी संख्याएं हैं जो 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन लोवेस्ट कौन है? लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। अब महत्तम समावर्तक क्या होता है? अब 4 और 6 मान लो है, तो महत्तम समावर्तक ये होता है कि 4 को विभाजित कौन कौन कर रहा है? 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, और 4 कर रहा है। 6 को विभाजित कौन कर रहा है? 1 2 और 3 और 6 विभाजित कर रहा है। अब हम इसमें बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी, वो आपका मासा कहलाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों में क्या है? 2 है, और तो कोई संख्या है नहीं जो दोनों में विभाजित करे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है जो दोनों को विभाजित करे? 2, है ना। तो मासा की जो डेफिनेशन होगी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, उसको हम एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो 4 का गुणनखंड ही तो 2 है, 6 का गुणनखंड ही तो 2 है, 4 का गुणनखंड 1 भी है, 6 का गुणनखंड 1 भी है, लेकिन बड़ा कौन है जो कॉमन हो? वो है क्या? 2। चलिए इस बात का ध्यान रखें। तो डिफिनेशन थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एलसीएम मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, उसको लासा कहते हैं। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, उसको हम मासा कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास है संख्याओं, देखो एनसीईआरटी का प्रश्न है, ऐसे पूछे भी जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात करना है 6 और 20 का, अभाज्य गुणनखंड विधि से। मतलब 6 का आप फैक्टर करो, तो फैक्टर करना आप लोग जानते होंगे कि कैसे फैक्टर किया जाता है। 6 का अगर देखा जाए तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से पहले काटो 2 तो 6, और फिर 3 से काटोगे 1 आ जाएगा। मतलब 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 2 गुणे 3। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए, कहीं अगर क्या आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए, 6 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, है ना। ऐसे 20 है तो 20 को हम क्या करेंगे? 20 को काटेंगे किससे? 2 से, 2 दहम्मा 20, फिर काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, फिर काटेंगे 5 से, कितना आ जाएगा? 1। तो इसका 2 गुणे 2 गुणे 5। अब हमको लासा निकालना है। पहले एचसीएफ देख लेते हैं। तो एचसीएफ जब निकालना होगा तो हम एचसीएफ में क्या होता है कि कॉमन फैक्टर देखते हैं। फैक्टर तो ये हो गया, अब कॉमन फैक्टर, और वो भी हाईएस्ट,
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में क्या कर रही हैं, जो दोनों में है, ये वाले। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? अब अगर मान लीजिए यही चीज एलसीएम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, तो फिर 2 सवाल है इसी में, एचसीएफ और एलसीएम। 2 गुणे 3 और 20 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। अब एलसीएम जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? एलसीएम जो निकालना होगा तो हम कॉमन मल्टीपल तो देखेंगे ही, और साथ में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे, जो क्या करेगा 6 से भी विभाजित होगा और 20 से भी विभाजित होगा। तो यहां तो 2 उतर आएगा, और जो बाकी बचा उसको भी उतार लो। 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। अब देखो 60 जो है 6 से भी विभाजित हो रहा है और 20 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। इसके आगे की संख्याएं भी 6 और 20 से विभाजित होंगी, लेकिन हमें उनमें से लोवेस्ट का चयन करना है। अच्छा, एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर इसको वेरीफाई करना हो तो एक फार्मूला होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसके द्वारा आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये हमारा सही आया कि नहीं। लासा कितना आया? लासा आया 60। मासा कितना आया? मासा आया 2। पहली संख्या कितनी है? 6, और दूसरी संख्या कितनी है? 20। तो 60 दूना 120 और 20 छक्का 120। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। या इसी में हम लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को हम ले सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, 2 संख्याओं का गुणनफल, ऐसे इसी आधार पर। अब आगे देख लो, फिर कह रहा है 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2019 में पूछा भी गया है। तो इस टाइप का जब सवाल है 2019 में पूछा जा सकता है, तो ध्यान देने वाली बात है, इस सवाल पर भी फोकस करना होगा आपको। चलिए, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 3 6। 72 का क्या होगा? 72 का ऐसे फैक्टर कर लो, 2 से काटेंगे 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा। अब 2 से कटेगा ना, 3 से काटो, फिर 3 से काटो, तो इसका हो जाएगा 72 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर बचा 120, तो 120 का फिर सिंप्लीफाई कर लो। अगर डायरेक्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो ये आ जाएगा क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। गुणनखंड हो गया हमारा। अब गुणनखंड होने के बाद कितनी संख्या है? 3। तो तीनों में हम कॉमन देखेंगे, तो इसमें कॉमन कौन है? ये 2 हो गया, और फिर 3 इसमें है, एक 3 इसमें भी, एक 3 इसमें भी, ये हो गया। और कोई संख्या ऐसी नहीं जो तीनों में हो, इसलिए 2 2 है इसमें है, लेकिन अब इसमें नहीं है, है ना। तो अगर हम देख पाए, मतलब ऐसी जैसे 3 यहां है, 3 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, ये 3, तो 2 3 6। अब अगर मान लो 2 यहां है, यहां, लेकिन इसमें नहीं है ना, कॉमन फैक्टर हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 6 का 2 3 6, 72 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72। फिर 120 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब एलसीएम में क्या होगा कि जो कॉमन है उसको भी उतार लो, और जो बाकी बच रहा है उसको भी उतार लो। तो ये 2 कॉमन है, और उसके बाद ये 2 कॉमन हो गए, मतलब इन्हीं दोनों में कॉमन है ये। उसके बाद ये 3 हर जगह है, ये 3 बचा,
ये 3 हर जगह है, तो ये 3, अब ये 3 बच रहा है और ये 5 बच रहा है जो किसी में नहीं था। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे 360। चलिए, तो आज के लिए इस क्लास में मतलब अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास कर लेंगे तो इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन आज के क्लास से मिल सकता है। और जब अगली क्लास होगी तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, उसमें वास्तविक संख्याओं से प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने आएगी और उससे बिल्कुल सेवर है कि वास्तविक संख्या का उसी दिन हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए और हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।